2024 की चुनावी जंग को फतह करने के लिए सभी राजनीतिक दल ललकार लगाते नजर आ रहे हैं। राजनीतिक दलों की ये ललकार है अलग अलग वर्गों को और अलग अलग वर्ग के लोगों के लिए खुद को हितैषी बताने की। बात वर्गों या जातियों की हो तो देश में जातियों का हमेशा से बेहद अहम रोल रहा है। हिंदुत्व की राजनीति का झंडा उठाने वाली बीजेपी को रोकने के लिए विपक्षी दलों का सबसे धारदार हथियार हमेशा से ये जातियां ही रही हैं। विरोधी दलों के अलावा सत्ता के साथ खड़े दल भी इस मामले पर खुलकर समर्थन करते रहे हैं। दरअसल यहां पर उनकी मजबूरी भी नजर आती है, क्योंकि उनकी राजनीतिक जमीन जातियों की गणित पर ही आधारित है और उसी पर टिकी है, और वह भी पिछड़ी जात खास तौर पर। ऐसे में वो कमजोर जातियों को इसी बहाने अपने साथ जोड़े रखने के लिए समय समय पर यह मांग उठाते रहते हैं। और बीजेपी इस मामले पर बेहद सजग है। उसे मालूम है कि जातीय जनगणना का विरोध उसे नुकसान पहुंचा सकता है, और इसीलिए पार्टी खुलकर सामने नहीं आती। सरकार भी खामोश रहती है, लेकिन पार्टी के पिछड़े वर्ग से जुड़े नेता इसका समर्थन करते रहते हैं, जिससे उनकी छवि पिछड़े विरोधी के तौर पर ना बन सके। और उधर सदन से आधी आबादी के हक में 33% आरक्षण का बिल सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के समर्थन से और सहयोग से पास हो गया है। लेकिन इस बिल में भी विपक्ष ओबीसी आरक्षण की बात लगातार कर रहा है। मतलब साफ है कि महिला आरक्षण बिल और जाति जनगणना के सहारे ओबीसी वोट बैंक को अपने पाले में लाकर बीजेपी के विजय रथ को रोकने की पूरी रणनीति बनाता नजर आ रहा है अब विपक्ष। तो क्या 24 की लड़ाई जाति जनगणना पर आई? किस तरीके से राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर एक बार हमने मन बना लिया तो फिर मन बना लेते हैं वो, और वो करके रहते हैं। वो कह रहे हैं कि हमने ये ठान लिया है और मन बना लिया है अब कि दरअसल देश में ओबीसी जाति के लोग, इस वर्ग के लोग कितने हैं, कितने मतदाता हैं, वो कह रहे हैं हम जान के रहेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए, आपका तारुफ करा देते हैं और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। मनोज पंडित जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। डॉक्टर अरुणेश यादव जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। और अशोक तिवारी जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। राहुल तालान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मनोज पंडित जी आपके पास आएंगे। क्या आपको यह लगता है कि अब विपक्षी दल या जो इंडिया गठबंधन बना है उसने आपको पूरी तरीके से घेर लिया है, खासतौर पर ओबीसी वोट बैंक को लेकर के, जाति जनगणना को लेकर के, और क्या आप अपने आप को घेरते नजर आ रहे हैं? अनम्यूट करिए मनोज पंडित जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैंने कहा हमें कैसे घेरेंगे जो लोग जनता के हित में काम करते हैं, जो 27 साल से इन्होंने एक लॉलीपॉप दी हुई थी जनता को कि हम लोग जो है आपको आरक्षण का लाभ देंगे, और वो एक बिल एक बार लोकसभा में पास कर दिया, राज्यसभा में डाला ही नहीं। तो आप ये देखिए इतना बड़ा काम कर दिया गया जिसके लिए पूरा प्रदेश का पूरा देश उसको लेके गदगद है। तो खुशी मनानी चाहिए इनको तो कि इतना अच्छा काम कर दिया है। भाई जो लॉलीपॉप इन्होंने दी हुई थी अब वो उसकी आवश्यकता नहीं है, अब वो सच्चाई की तरफ उसको जो है बिल पास करके वो आगे बढ़ा दिया गया उसको। तो अब योगेश जी मेरा मानना यह है कि इनकी कथनी करनी का कोई भरोसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी दोनों स्पष्ट है। आप देखिए कल रात को 12 बजे तक पार्लियामेंट चलता रहा और सुबह 10 बजे के बाद फिर और जो बधाइयों का तांता लगा रहा और सारी चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं देश में एक हर्षोल्लास का माहौल है और एक खुशी का माहौल है कि चीजें कितनी अच्छी हो रही हैं और कितना बढ़िया काम हो रहा है। मनोज जी, पर लेकिन अच्छी बात है, आधी आबादी के लिए आपने इस बिल को पास करवाया, इसमें आपका भी योगदान रहा और विपक्ष ने भी पूरा समर्थन किया। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि अभी भी पेच फंस रहा है। कानून तो आपने बना दिया, ठीक है, अब उन महिलाओं को हक उनका कब मिलेगा ये आने वाला समय बताएगा, यानी ये समय भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है मामला। लेकिन सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि उस आरक्षण में भी विपक्ष ओबीसी यानी कोटे के अंदर कोटे का जिक्र कर रहा है। दूसरी बात, पूरे देश में माहौल बना हुआ है, विपक्ष बनाने की कोशिश कर रहा है कि जाति जनगणना कराई जाए, और जो जनगणना 11-12 में कराई गई थी उसके आंकड़े सार्वजनिक किए जाएं। या तो राहुल गांधी ने सदन के अंदर कहा यदि सरकार नहीं करेगी तो हम कर देंगे, वो कह रहे हैं।
नहीं, आप ये बताइए क्यों नहीं किया इन्होंने? 11-12 में जब इनकी सरकार थी तो चीजें जब इन्होंने ज्यादा जनगणना की तो क्यों नहीं लाए उन आंकड़ों के सामने? क्या भारतीय जनता पार्टी ने रोका था क्या इनको? लेके आते। पर लेकिन आज नहीं, आज 13 की में परिस्थिति 13 में कुछ रिपोर्ट कलेक्ट हुई, उसके बाद 14 में सरकार चली गई, 14 में आप आ गए। हाँ, तो वो रिपोर्ट तो नहीं, तो आप ये बताइए वो रिपोर्ट का कोई ना कोई पार्ट तो कांग्रेस के पास रहा होगा ना। अगर कांग्रेस चाहती तो उसको सार्वजनिक कर सकती थी, पर नहीं की कांग्रेस ने। क्यों? क्योंकि उसके रीजन पीछे क्या है कि आपकी कथनी और करनी में फर्क है। आप जनता को दिखाना कुछ चाहते हैं और करना कुछ और चाहते हैं। यहां पर भारतीय जनता पार्टी कथनी करनी में फर्क नहीं है। आप ये देखिए, विशेष सत्र बुलाकर और आपको 4 दिन में एक इतना बड़ा इतिहास पलटने का काम किया जो हुआ नहीं पिछले 27 सालों में। सिर्फ एक चीजों को बरगलाने का काम कर रहे थे। ठीक है अरुणेश यादव जी, क्या अब आपके पास सबसे बड़ा हथियार जाति जनगणना ही बची है? अन्य मुद्दे कोई नहीं है? क्योंकि मुद्दों को लेकर के आप कहते हैं कि देश में महंगाई है, देश में बेरोजगारी है, स्वास्थ्य शिक्षा जो है उनको ठीक करना है, लेकिन क्या इन सारे मुद्दों पर सबसे भारी मुद्दा जो आपको नजर आ रहा है वो जाति जनगणना, और इसी के सहारे आप भारतीय जनता पार्टी को घेरने की पूरी रणनीति बनाते नजर आ रहे हैं? देखिए योगेश जी, 2 या 3 बातें मैं कहूंगा। पहली बात तो ये है कि साफ कथनी और करनी में फर्क हमारे नहीं रहता। हमने तो जो कहा वो किया। हालांकि ये आज चर्चा का विषय नहीं है, नहीं तो मैं सारे काम गिनता कि हमने क्या किया है। कथनी करनी में फर्क रहता है बीजेपी और उनके साथियों का। कल इनके अध्यक्ष संसद में ये बोल रहे हैं कि मोदी जी देश के पहले ओबीसी प्रधानमंत्री हैं, जबकि इससे पहले हमारे देश में 2 ओबीसी प्रधानमंत्री रहे, चौधरी चरण सिंह जी रहे और एचडी देवेगौड़ा जी रहे। अब यहाँ पे आप समझ लो कि जिस पार्टी की अभी सत्ता है उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष सरासर संसद में झूठ बोल रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष उस पार्टी का। पहली बात। उन्होंने कहा कि दूसरी बात जो महिला अरुणेश जी आप दूसरी बात जो सम्मानित व्यक्ति हैं, मनोज जी एक कमेंट आ जाने दीजिए, उसके बाद आप ये बताइए। बड़े भैया देखो मेरी बात हो जाने दो। अरुण जी बोलिए, आप अपनी बात रखिए। अरुण जी बोलिए, अपनी बात। बड़े भाई आपका पूरा सम्मान है। अब दूसरी बात जो कह रहे जी महिला आरक्षण बिल, अब ये बताओ महिला आरक्षण बिल लेके कौन आया? लेके भी हम ही लोग आए थे। तब रोड़े कौन अटका रहा था? तब इनके नेता योगी आदित्यनाथ जी हो चाहे तमाम नेता हो, बाकायदा सभी नेताओं की रिकॉर्डेड बयान है। ये लोग गला फाड़ फाड़ के उस समय महिला आरक्षण बिल का विरोध कर रहे थे और हमने तो खुले दिल से इसका स्वागत किया। अगर आप कोई अच्छी नीति लाते हैं तो हम उसका स्वागत करेंगे, क्योंकि यही लोकतंत्र की परंपरा है। हम ऐसा नहीं कि बीजेपी की हर नीति का विरोध करते हैं। मनरेगा जो योजना हमारी लाई हुई थी, आपने इंप्लीमेंट की, हमने उसका स्वागत किया। अब रही बात जो प्रधानमंत्री जी हो या इनकी पार्टी हो बीजेपी, हमेशा ओबीसी ओबीसी चिल्लाती है कि भाई मैं ओबीसी का हूं और ओबीसी के लिए हम काम कर रहे हैं। तो राहुल जी ने यही तो पूछा कि भैया क्या क्या काम कर दिए ओबीसी के लिए, बता दो। भाई सचिव जो है, जो सबसे महत्वपूर्ण पद है, वो तो 90 में से आपने 3 रख रखे हैं। जो मुख्य काम सबसे महत्वपूर्ण जो पद होते हैं वो सचिव के होते हैं पीएमओ में, वो तो आपने 3 रख रखे हैं। और जनगणना वाला कॉलम है वो तो हमने साफ बोल ही दिया है जातिगत जनगणना के आप आंकड़े जाहिर कर दो, नहीं तो वो आंकड़े तो हमारे पास है, हम कर देंगे। फिर आप कहोगे कि साहब कांग्रेस जो है सरकार का सहयोग नहीं कर रही, कांग्रेस जो है साहब पार्टी का सहयोग नहीं कर रही, ठीक है ना, देश का अपमान कर रही है। तो हमने तो आपको पूरा समय दे दिया है कि साहब उन आंकड़ों को आप जाहिर करो, उन आंकड़ों को आप उजागर करो। और निश्चित तौर पे इस समय 2024 का जो चुनाव आने वाला है उसका सबसे बड़ा मुद्दा जातिगत जनगणना ही होगा। बस वही सवाल मेरा था कि जाति जनगणना ही आपको सबसे बड़ा हथियार नजर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, बाकी सारे मुद्दे जो है बौने नजर आ रहे हैं। ठीक है, आएंगे आपके पास। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का रुख कर लेते हैं। अशोक तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादी छवि जो बनी है, देशभक्ति की जो छवि बनी हुई है और हिंदुत्व के सहारे वो हमेशा चुनावी मैदान में जंग में उतरती रही है, क्या इन सब का काट अब जाति जनगणना ही आपको भी नजर आ रहा है? क्योंकि आप भी पीडीए, आप उत्तर प्रदेश में आपके नेता ने ये नारा दिया है पीडीए का, और जाति जनगणना का भी जोर शोर से समर्थन किया जा रहा है। अशोक तिवारी जी, अशोक जी आवाज आ रही है आपको? अशोक जी आवाज मिल रही है आपको? चलिए, अशोक जी की आवाज नहीं मिल पा रही है। राहुल तालान जी का रुख करेंगे। राहुल जी, बीजेपी का एक बड़ा
वोट बैंक जो है वो हिंदू है, और उस हिंदू वोट बैंक में सबसे ज्यादा जो वोट बैंक है वो अगड़ा है। पिछड़े वोट बैंक का अगर हम जिक्र करें तो वो कहीं ना कहीं बटा हुआ नजर आ रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी को इस बात का डर है कि वो जाति जनगणना का अगर समर्थन खुलकर करती है, दबेमन तो हो रहा है, लेकिन सामने स्पष्टवाद वो झलकता नजर नहीं आ रहा है, तो क्या बीजेपी को कहीं ना कहीं इस बात का डर सता रहा है क्या कि यदि वो जाति जनगणना कराती है तो अगड़ी जाति उससे कट सकती है? पिछड़ी तो ऑलरेडी बटी हुई है, और 19 के चुनाव में अगर देखा जाए तो शानदार समर्थन बीजेपी को मिला भी है, पिछड़ी का भी। देखिए योगेश जी, बीजेपी को लगातार पिछड़ी जातियों का समर्थन मिलता रहा है। वो अलग बात है कि पिछड़ी जातियों की अपनी अलग पार्टी भी है, क्षेत्रीय पार्टी है जिनमें उनका वोट जाता रहा है। 2019 या 2014 के इलेक्शन में भरपूर समर्थन, जैसे गैर यादव ओबीसी का भरपूर समर्थन यूपी में बीजेपी को मिला था, या गैर यादव ओबीसी का बिहार में भी भरपूर समर्थन मिला था। तो जहां जहां और अदर है, जहां ओबीसी की खुद की पार्टी है, वहां उस कास्ट को छोड़ के अदर जो कास्ट हैं ओबीसी की, उनका लगातार समर्थन मिलता रहा है बीजेपी को। और बीजेपी इस बात को समझती है कि देखिए बीजेपी का जो एजेंडा है वो है हिंदुत्व वाला, कि वो हिंदुत्व के नाम पे इलेक्शन लड़ने की कोशिश करते हैं और उसी पे लगातार वो लड़ते रहे हैं। लेकिन अगर जो हिंदुत्व में कैसे भी टूट हो जाती है या हिंदुइज्म में टूट हो जाती है, 2014 में बीजेपी का जीतने का कारण स्पष्ट बहुमत से एक ये भी था कि हिंदू यूनाइट था। पहली बार देश की पॉलिटिक्स में इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज दिखा था कि जो बहुसंख्यक समाज है वो इकट्ठा हुआ और उसने एक पार्टी को पूर्ण बहुमत से सरकार बना के दे दी। 2019 में भी हमने बिल्कुल वही पैटर्न देखा। तो कांग्रेस, ऐसा थोड़ी कि कांग्रेस भी राजनीति करती है और भी दल राजनीति करते हैं, तो इनको समझ में आया कि अगर जो हिंदुत्व यूनाइट होके इलेक्शन लड़ेंगे और यूनाइट होके हिंदुत्व के जो फॉलोअर हैं वो वोट करेंगे तो इनके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो इन्होंने जातीय जनगणना का मुद्दा छेड़ दिया है। ऐसा नहीं है कि सरकार को नहीं पता है कितनी कौन सी जाति होती है। अब ये कोई एकदम बचकाना सा तर्क है कि भाई इतने सारे सचिव वो हैं ओबीसी के, अब कल को आप बोलेंगे कि इतने सारे आर्मी के ऑफिसर्स ओबीसी नहीं है, तो ये तो मतलब बचकाने तर्क हैं। ये ना आप इनको, जैसे जो राहुल गांधी के जो तर्क थे वो एकदम बचकाने। ठीक है, इस देश में डेटा सामने होना चाहिए कितनी किसकी जाति है, ठीक है, उसको वैसे लाभ मिले, सरकार को लाभ देना चाहिए। जहां तक बात रही ओबीसी की कि भाई आरक्षण दिया जाए, आरक्षण ओबीसी को मिला हुआ है, सांसदों में दे दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, महिला सांसदों में दे दिया जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर जब आप अलग सर्विस में, जो भी आर्मी जैसी सर्विस में, या जहां आपको योग्यता की जरूरत है, योग्यता में आरक्षण का पैमाना नहीं होना चाहिए। ये एक आरक्षण की बुरी बात है कि अगर जो आप योग्य हैं तो सबसे कंपटीशन करके आपको बेस्ट आना चाहिए। वो ओबीसी क्या बेस्ट में आ रहे हैं? कि मैंने कितने सारे ओबीसी टॉपर्स को जानता हूं यूपीएससी के को। तो ऐसा थोड़ी है कि ओबीसी की जो कास्ट है उनमें कोई बेस्ट लोग नहीं है। हाँ, सवाल मेरा यही था, क्योंकि आपने खुद कहा कि विपक्षी जो दल हैं वो इस हिंदुत्व को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। जब आरक्षण की बात आ रही है तो आप कह रहे हैं कि आरक्षण जो बुद्धिमत्ता के आधार पर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई ठीक है कि वो अक्सर आवाज उठती रहती है इसके लिए। लेकिन एक सवाल अभी उन्होंने उठाया, अरुणेश जी ने कहा, योगी आदित्यनाथ का उन्होंने जिक्र किया। ये सच है कि वो आरक्षण के खिलाफ हमेशा रहे हैं, लेकिन अभी भी आरक्षण को लेकर के जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, महिला आरक्षण के अंदर जो हुआ है उसमें ओबीसी के आरक्षण की बात की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद कह रहे हैं कि नहीं, आरक्षण मिलना चाहिए, आरक्षण के अंदर आरक्षण होना चाहिए। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट अपना रुख क्यों नहीं कर रही? सवाल आपसे ये है कि क्या इसी बात का डर है कि वोट बैंक फिसल जाएगा उससे? देखिए, निश्चित तौर पे कांग्रेस की स्ट्रेटेजी ये सोची समझी कि कैसे ही भारत में जो जातीय जो वैमनस्य वो बराबर बढ़ाया जाए। जो पहले देखिए एक टाइम पे हमने राजनीति का वो दौर देखा है कि जब अल्पसंख्यक वोट एकजुट होकर कांग्रेस को मिलता था, और कांग्रेस सिर्फ यही, मनमोहन सिंह ने यहां तक कह दिया कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। वो क्यों कहा गया था? क्योंकि यूनाइट वोट था। लेकिन जब 2014 में हिंदू यूनाइट होकर वोट किया तो कांग्रेस को सफाया हो गया कांग्रेस का। तो कांग्रेस को पता है कि अगर जब तक हिंदू यूनाइट रहेगा तो नहीं आ सकते हैं सत्ता में। तो कांग्रेस ऐसे शिगुफे छोड़ेगी और ओबीसी दलें जो शिगुफे छोड़ेंगे। लेकिन देखिए, ऐसा नहीं है कि इस दिन में फिर भी बोल रहा हूं कि देश में जो भी है, जैसे जब देश में आरक्षण की व्यवस्था हुई थी
तो 10 साल के लिए हुई थी। जब संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई थी तो 10 साल के लिए थी, और अंबेडकर खुद इस बात को बोले थे कि 10 साल के बाद इस व्यवस्था को खत्म कर देना चाहिए। लेकिन अभी तक ये चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आरक्षण का लाभ क्या उनको मिल पाया है जो अभी भी बिल्कुल गरीबी में जी रहे हैं। ठीक बात। विभिन्न कास्टों के लोग, उन तक नहीं पहुंच रहा है। जो उन कास्ट से आगे निकल गए आरक्षण का फायदा उठा के, उन्हीं के बच्चे अभी तक उसका फायदा ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि जिनको आरक्षण से हर किसी का अपलिफ्टमेंट हुआ है। आरक्षण से जो वर्ग आरक्षण का फायदा ले रहा है उसमें से कुछ लोगों का अपलिफ्टमेंट हुआ है, और वही उसको लगातार बनाते जा रहे हैं और उसका प्रॉफिट लेते जा रहे हैं। लेकिन अब पूरे देश में जैसे एससी या एसटी, क्या सबका अपलिफ्टमेंट हुआ? नहीं हुआ। तो आरक्षण भी ऐसी कोई फुल प्रूफ व्यवस्था है नहीं कि समाज को अपलिफ्ट कर पाए। मतलब ये साफ है कि यदि जाति जनगणना होती है तो आरक्षण की मांग बढ़ जाएगी, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। दूसरी बार बड़े स्तर पर आंदोलन भी खड़े हो सकते हैं इसको लेकर के। बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल ये उसके लिए ये डेटा सामने लेके आ रहे हैं कि भाई सबको सार्वजनिक ये सारी चीजें हो जाए, देश में कियोस्क हो, आंदोलन हो, हर एक जाति आंदोलन कर रही है, भाई हमारी इतनी हिस्सेदारी है, उतना आरक्षण हमें दे दो, अपनी हिस्सेदारी है, इतना आरक्षण हमें दे दो। अभी तो देखिए सवाल ये है कि अभी तो आप सरकारी नौकरियों में आरक्षण मांगते हैं, कुछ दिन बाद प्राइवेट नौकरी में भी आरक्षण मांगने लग जाएंगे। तो कौन इन्वेस्ट करने के लिए आएगा यहाँ इस देश में? जब आप आपको जब उनको ये पता चलेगा कि इस कास्ट के इतने लोग लेने, तो इस देश में कोई इन्वेस्टर नहीं आएगा। ठीक बात। अगर जो इसको ऐसे भी देखने की जरूरत है थोड़ा कि आप इस देश को एक अंधे कुएं में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। अशोक तिवारी जी, आपको आवाज मिल रही है अब? चलिए, अशोक तिवारी जी की आवाज नहीं मिल पा रही, संपर्क नहीं हो पा रहा मुझे लगा। मनोज जी, वास्तव में यही डर सता रहा है। देखिए, जाहिर तौर पर है जब जातिगत जनगणना होगी तो लोगों की आवाजें उठेंगी। भाई लोग कहेंगे कि हम संख्या में ज्यादा हैं तो हमको ज्यादा मिलना भी चाहिए। वही सब कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो ऐसे में आंदोलन जब खड़ा हो जाएगा तो ये हिंदुत्व और वोट बैंक है जो कि आपको एक मुश्त अभी जा रहा है बड़े तौर पर, वो डिवाइड हो जाएगा। ये बड़ा खतरा आपको मंडरा तो रहा है कहीं ना कहीं, और अगर सच है तो स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? हाँ योगेश जी जी चलिए मनोज जी के पास आएंगे, लेकिन उससे पहले अशोक तिवारी जी, आपको आवाज आ रही है अब? बोले? हाँ आ रही है। हाँ बोलिए आप बोलिए, मैं बता रहा हूँ जी। देखिए योगेश जी, हाँ। आज के परिप्रेक्ष्य में अपनी बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जो मंशा है, जो उसका के अंदर जो चीजें हैं वो कलई खुल चुकी है पूरे देश का। योगेश जी, भारतीय जनता पार्टी सामाजिक न्याय बिल्कुल चाहती है कि हो, तो महिला कोई भी उसका जो है पास साथ न्याय हो ऐसा भी नहीं चाहती है। भाई महिलाएं सब तरह की हैं, महिलाएं तो हैं। आज वो जो पिछड़ी जातियां हैं, हमारी ओबीसी कास्ट है, उसमें महिलाएं और भी अधिक पिछड़ी हुई हैं, उनमें भी स्थिति है, महिलाओं में भी कैटेगरी में भी सब कैटेगरी है। और आज भारतीय जनता पार्टी जो दिखती है ओबीसी के लिए बिल्कुल गंभीर ही नहीं है, दलित के लिए गंभीर ही नहीं है, वो पिछड़ेपन के लिए गंभीर ही नहीं है। भाजपा की कलाई ओबीसी समाज के दलित समाज के सामने पूरी कलाई खुल चुकी है। और रही बात महिलाओं को के प्रति अगर लगाव होता तो 2024 में आरक्षण लागू हो जाता है। आज दिया गया है परिसीमन के नाम पर, जनगणना के नाम पर, ये भी नहीं किया गया। तो न तो सारी महिलाओं को भी कोई भी नहीं मिला है, उनके लिए कोई लागू नहीं हुआ इसमें। और जितनी भी दलित और पिछड़े अल्पसंख्यक समाज की जो पिछड़ी महिलाएं हैं, उनके लिए कोई दर्द नहीं है, कोई दिल जगह नहीं है, ओबीसी के लिए कुछ किया नहीं है। आज ये सारी कलई देश और उत्तर प्रदेश के सामने खुल चुकी है। जहां तक समाजवादी पार्टी, तिवारी जी दर्द कैसे दिखेगा? तिवारी जी बताइए तो सही, आपको डिंपल यादव की जगह कोई नजर नहीं आया ओबीसी बनाने के लिए, तो दर्द कैसे देखेंगे आप, मुझे बताइए। इंडिया गठबंधन, कांग्रेस भी आ गई उसमें, इंडिया गठबंधन, मुझे भी तो बताओ। और भाजपा दर्द को कैसे प्रभाषित करेंगे आप? ओबीसी के लिए, दलित के लिए, कमजोर वर्ग के लिए कहीं से भी इसके कोई जगह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को इसका सबक 2024 चखेगी इसका सबक।
और स्वाद चखेगी इसका। अशोक जी, से वो बेदखल होने जा रही है। अशोक जी, कितना भी चोचलेबाजी कर ले, ठीक है, महिलाओं का भी मत नहीं मिलने वाला है। मनोज जी कह रहे हैं डिंपल यादव के अलावा समाजवादी पार्टी ने किसको देखा? और आप बता दीजिए कि डिंपल यादव के नेतृत्व में कौन से डिसीजन लिए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी? एक सुनिए तो पूरा सवाल सुन लीजिए, उसके बाद समाजवादी पार्टी में डिंपल यादव, ठीक है, आप महिलाओं के बड़े हितैषी हैं, तो आप बता दीजिए जरा मनोज पंडित जी को। और महिलाओं को आने में हमेशा काम करती रही है। हाँ, मनोज पंडित जी को बता दीजिए जरा कौन सी बड़ी बैठक में डिंपल यादव को बुलाया जाता है और उसका निर्णय डिंपल यादव लेती हैं, जरा बता दीजिए। सामाजिक न्याय नहीं हो रहा है देश, सामाजिक न्याय कैसे जो कार्य हो रहा है। अशोक जी मेरा सवाल है आपसे, कैसे वो कौन सी परिभाषा है, वो कौन सा पैरामीटर है जिसमें आपको ये नजर आएगा कि सामाजिक न्याय हो रहा है? आप मुझे बताइए वो कौन सा चश्मा लगाना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को जिससे कि लोग देख पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी सामाजिक न्याय के लिए काम कर रही है, नहीं कर रही? या हमें ये बात हमें सीखनी पड़ेगी समाजवादी पार्टी से कि सामाजिक न्याय में काम कैसे होता है? अशोक जी, आज स्पष्ट हो गया है, ये स्पष्ट हो गया है आज कि जो ओबीसी समाज के नेता हैं में वो भी चुप हैं, उनके मुंह पे इस समय टेप लग गया है, वो दबाव है, वो बोल ही नहीं, खाली समाजवादी नहीं, आप तो समाजवादी पार्टी के नेता इतना बढ़िया ललकार के बोल रहे हैं, कहाँ टेप लगाया आपके मुंह पे? बताइए मुझे। जनता देगी उनको कि वो खाली मुखौटा बने बैठे हैं, ओबीसी समाज का वोट लेते हैं, बस काम कुछ चाहते नहीं है। आज ये स्पष्ट हो गया है, दूध पानी का पानी अलग हो गया है कि आज जब उनकी व्यवस्था नहीं दी गई इस बिल के अंदर, क्या मतलब भाजपा के दबाव में ओबीसी समाज खाली मुखौटा लगा करके खाली लेने के लिए बैठे हुए हैं। वो नेता ओबीसी समाज के गए हैं। आज अगर कोई नहीं, आप ये बता अशोक जी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि भारतीय जनता पार्टी का दबाव सारा हिंदुस्तान मान रहा है पर समाजवादी पार्टी नहीं मान रही है। इंडिया का गठबंधन लड़ रहा है, भाजपा तो बिल्कुल साबित हो गया, कलई खुल, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। महिला विरोधी भी है, महिलाओं का भी विरोध कर रही है, क्योंकि महिलाओं में जो कमजोर वर्ग की महिलाएं हैं उनको कोई जगह नहीं दे रही है, उनको दिया भी है। नहीं तो आप मुझे बताइए कि डिंपल यादव कमजोर वर्ग की महिला है क्या? आप नहीं, अशोक जी मेरे सवाल का जवाब तो दे दीजिए आप। अशोक जी आप सुनना नहीं चाहते, मुझे ये बता दीजिए डिंपल यादव कौन सा वर्ग की महिलाएं हैं और वो कितने कमजोर वर्ग की हैं? आप मुझे बताइए, क्या उनके अलावा समाजवादी पार्टी में कोई ओबीसी वर्ग की महिला नहीं थी क्या? क्या आप उनको पार्लियामेंट नहीं लड़ा सकते थे क्या? खिलाफ उल्टी हवा बह रही पूरे देश में। जितना समाजवादी पार्टी में लोग हैं उनमें कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था कि जिसको चुनाव लड़ाया जा सकता हो। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी में आप देखिए कि कितने ओबीसी वर्ग के नेता हैं हमारे पास और कितनों को हमने दिया हुआ है। समाजवादी पार्टी में जिताया है, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, बम्पर वोटों से चुनाव जिताया है। क्यों? क्योंकि वो जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनकी धर्मपत्नी है, उनको जिताया। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ उस बात को, पर लेकिन इस चश्मे को बदलिए। दोनों लोगों का आरोप दूसरे पर है, लेकिन महिलाओं का कौन कितना हितैषी है वो महिलाएं बताएंगे आने वाले चुनाव में, 2024 के लोकसभा चुनाव में। ठीक है, एक सेकंड, दोनों लोगों को रोकेंगे, अशोक तिवारी जी और मनोज पंडित जी, दोनों लोगों को रोकेंगे। अरुणेश जी, ठीक है, रुक जाइए तिवारी जी, रुकिए, आ रहे हैं तिवारी जी, आ रहे हैं आपके पास, दोबारा आ रहे हैं, वापस लौट के आ रहे हैं तिवारी जी आपके पास। अरुणेश यादव जी, जब तिवारी जी की आवाज नहीं आ रही थी, अब तिवारी जी रुक नहीं रहे। नहीं, रुक जाइए भाई, मनोज पंडित जी आप रुकिए, आप भी रुकिए। अरुणेश यादव जी, आप जाति जनगणना का जिक्र कर रहे हैं, मुद्दे को उठा रहे हैं, आपने खुद कहा कि इससे बड़ा कोई दूसरा मुद्दा है ही नहीं है 2024 के लोकसभा चुनाव में। कर्नाटक में 2015 में जातिगत जनगणना हुई, आंकड़े रिलीज नहीं किए गए, आप कब कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, जहां जहां भी हमारी सरकार है या हमारे साथ में अलायंस में सरकार है, सभी जगह जातिगत जनगणना चल रही है या जनगणना होगी। और रही बात कर्नाटक की, तो उसके आंकड़े जैसे ही कंपाइल हो जाएंगे वो आपके सामने सार्वजनिक कर दिए जाएंगे। और कब कंपाइल हो पाएंगे? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, ये सवाल तो यही है, 2024 से पहले कंपाइल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे? सवाल जो है ना, थोड़े से जो सवाल है वो मैं बीजेपी के अपने साथी से करना चाह रहा हूँ। पहली बात तो ये जो हमारे साथी डिंपल यादव जी के लिए बात कर रहे थे,
जरा हमें आप ये बताइए कि उमा भारती जी को आपने दरकिनार क्यों कर रखा है? उमा भारती जी का आपने बयान सुना है? अभी आपकी पार्टी की वरिष्ठ नेता है और ओबीसी की लोधी समाज से आती है, उनके बारे में भी जरा सुन लीजिए। आपकी उमा भारती जी किस तरह का बयान दे रही है, उनकी किस तरीके से आपने अनदेखी की हुई है। और दूसरा, जो हमारे जो साथी है राहुल तालान जी कह रहे हैं कि साहब आरक्षण जो है वो बैसाखी है या समाज को कमजोर बनाता है, तो हमें ये बताइए कि पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है, अगर आरक्षण की मूल भावना से खिलवाड़ हो रहा है तो उसमें संशोधन भी किया जा सकता है। जिस व्यक्ति को एक बार आरक्षण का लाभ मिल गया है तो उसको दोबारा लाभ मत दीजिए, जिससे कि नए आदमी के लिए जो है रास्ते खुले। भाई बैसाखी तो आप ही बना रहे ना उसको। और दूसरी बात ये बताई जाए कि बीजेपी शासित जितने भी राज्य हैं, कितने राज्यों में ओबीसी का आरक्षण पूरे 27% मिल रहा है। मध्य प्रदेश जो सबसे बड़ा राज्य है इनका, इसमें इन्होंने 14% आरक्षण दे रखा है। हमारी सरकार ने 27% आरक्षण किया था, इन्होंने घटा के फिर 14% कर दिया। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो और झारखंड हो, जहां जहां आरक्षण ओबीसी का बढ़ा रहे हैं, गवर्नर साहब उसमें पंगा अड़ा के। नहीं तो क्या आप ये चाहते क्योंकि आरजेडी तो पहले भी बोल चुकी है कि आप 50% से भी ऊपर आरक्षण ले जाना चाहते हैं, क्या कांग्रेस भी इसका समर्थन कर रही है? मेरी बात कंप्लीट हो जाने नहीं, इसी से रिलेटेड है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। आप जो परसेंटेज का जिक्र कर रहे हैं तो मैं वही पूछ रहा हूँ, क्या 50% से भी ऊपर आरक्षण को ले जाने की कोशिश आप कर रहे हैं या आप समर्थन कर रहे हैं? कहीं नहीं मिला है। राहुल तालान जी बोलते रहे और फिर वो बीजेपी के नहीं, अरे आप ही को बोलने का मौका दे रहा हूँ। अरुणेश यादव जी, आपको बोलने का मौका दे रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बोलिए ना। 50% से ऊपर आरक्षण ले जाना चाहते हैं क्या साहब? अब देखिए, बताइए कैसे सामाजिक न्याय की बात होगी डिबेट में? प्लीज कोई अदरवाइज मत लेना। 5 साथी डिबेट में बैठे हैं, आप यहाँ से अंदाजा लगा लीजिए कि सिर्फ इकलौता मैं हूँ जो ओबीसी वर्ग का हूँ, और मेरी भी आवाज सब लोग दबाने की कोशिश नहीं, दबाने की नहीं, मैं तो आपको देखिए स्क्रीन से सबको हटवा दिया। अरे अरुणेश यादव जी देखिए तो स्क्रीन से, अरे अरुणेश यादव जी देखिए तो स्क्रीन देखिए, सबको स्क्रीन से हटा दिया गया। स्क्रीन पर केवल आप और हम हैं, केवल आप और हम हैं। आपको तो इतनी महत्वपूर्ण, इतनी तवज्जो दी जा रही है, आप कह रहे हैं कि आपको ध्यान नहीं दिया जा रहा है। चाहिए था। अब ये बताइए, जिनके पैर न फटी बिमाई वो क्या जाने पीर पर आई। हाँ। भाई जो शोषण झेल रहा है, जिसके साथ शोषण हो रहा है, जिसके साथ ज्यादती हो रही है, वही तो तकलीफ समझेगा। अब मनोज पंडित जी उस तकलीफ को नहीं समझ सकते, तालान साहब उस तकलीफ को नहीं समझ सकते। आप इस तकलीफ को समझ रहे हैं? आपसे बहुत सीधा सा सवाल है, बहुत सीधा सा सवाल है अरुणेश यादव जी को महसूस कर रहा है। अरे सुनिए तो, क्या आप आरक्षण को 50% से ऊपर भी ले जाना चाहते हैं? आप इसका समर्थन करते हैं? आरक्षण को 50% से ऊपर ले जाना चाहते हैं, इसकी कवायद में लगे हुए हैं आप? 50% से तो ऊपर हो ही चुका है श्रीमान जी, आपको जानकारी नहीं है क्या? हाँ। 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण पिछले 5 साल से मिल रहा है। यही तो सबसे ज्यादा खलता है आपको, यही ईडब्ल्यूएस, यही आरक्षण सबसे ज्यादा खलता है। बात यही हम आपसे कहलवाना चाहते थे, यही आपसे ठीक है। आ रहे हैं अब तालान जी के पास आएंगे, उसके बाद मनोज पंडित जी के पास जाएंगे। यही मैं आपसे, यही आपके मुंह से मैं सुनना चाहता था, यही मैं आपके मुंह से सुनना चाहता था, क्योंकि जब आपने कहा ना कि आपने यहाँ डिबेट में भी हमको नहीं मौका दिया, जबकि सबसे ज्यादा आपको मौका दिया जा रहा है। आपको स्क्रीन पे मैं स्पेशल लेकर के आया, आप कह रहे हैं यही मैं सुनना चाह रहा था, इसीलिए मैंने ये सवाल आपसे किया स्पेशली, और एक बार नहीं 4 बार किया। तालान जी, सबसे ज्यादा जो खलता है वो ईडब्ल्यूएस इनको आरक्षण खलता है, सबसे ज्यादा जो खलता है। मतलब आरक्षण की एक तरफ दुहाई दे रहे हैं और दूसरी तरफ उसका किसी और को मिल रहा है तो उसका विरोध कर रहे हैं। ओबीसी कर रहे थे, मैं कुछ नहीं नहीं, मैं इसीलिए अरुणेश यादव जी 4 बार मैंने सवाल इसीलिए मैंने किया। मैं जानता था कि आपकी दुखती नब्ज पर मैंने हाथ इसीलिए रखा, मुझे पता था कि आप वहीं जाएंगे, इसीलिए मैं वहां पर आया। ठीक है, एक सेकंड, सबकी आवाज बंद करिए, अब तालान जी को लाइए। तालान जी देखिए, मुझे जहां तक लगता है कि अरुणेश जी को ना साथ मेरे बारे में पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, ओबीसी हूँ या सामान्य हूँ, तो वो अरुणेश जी ने बस ऐसे ही बोल दिया। मैं अरुणेश जी को बता, उन्होंने मनोज पंडित जी का पंडित जी लगाए तो उन्होंने वो समझ रहे हैं ब्राह्मण है तो इसलिए वो उनको लेकर के कार्य भी कर रहे हैं। प्रतिबिंब दिखाएंगे तो मैं बता देता हूँ कि मैं ओबीसी हो गए ओबीसी। ठीक है, देखिए सवाल ये है कि सुनिए तो अरुणेश जी जो व्यवस्था है वो फुल प्रूफ नहीं है। अब सत्ता से भी सवाल कर लीजिए कि नहीं अरुणेश जी, मैं आपको बता दूं, मैं लगातार सवाल कर रहे हैं, स्टेट में ओबीसी नेशनली ओबीसी नहीं हूं, मैं स्टेट में ओबीसी हूं और नेशनली मैं ओबीसी नहीं हूं। ठीक है, मैं बता देता हूं आपको अपने बारे में। ठीक है,
देखिए आरक्षण की लेकिन आप जो ओबीसी के हक की बात नहीं कर रहे। आप बेशक स्टेट में ओबीसी नहीं। अच्छा एक बात बताइए, आप यूपी में यादवों को कौन शोषण कर सकता है ये बता दीजिए। अरुणेश यादव बोल रहे हैं कि जिन्होंने शोषण नहीं झेला हो, यूपी में किस यादव का शोषण हो रहा है ये बता दीजिए। कौन सा यादव ऐसा है जो शोषण करवा लेगा यूपी में? क्या बात करते हैं अरुणेश जी? में घोटाला किया है कि नहीं किया है? अरुणेश जी एक बात बताइए, आपने शोषण होता है, आपका कौन शोषण कर सकता है? किसी यादव का किसमें हिम्मत है यूपी में शोषण कर दे? दिल्ली पुलिस की अभी भर्तियां निकली है 7,000। अरे आप बताइए ना, आपका शोषण किसने किया जाति के नाम पे? राहुल भाई ये बताओ भर्तियां निकली है जिसमें समाजवादी पार्टी में यादवों ने जो काम किया वो उत्तर प्रदेश में इतिहास लिखने वाला काम किया। किसी यादव का शोषण नहीं हो सकता। यादवों ने सबका शोषण किया। एक भी आदमी मुझे बता दे किसी यादव का शोषण हुआ हो। विश्वविद्यालय में रखे जा रहे हैं। मुलायम सिंह जी की ये बताइए ना, किसने शोषण किया आपका? यूपी में कौन सी ऐसी कास्ट है जो आपका शोषण कर ले भाई? इतनी पावरफुल कास्ट आप इतने सारे ठेके लेके काम करते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन आप लोग, आपका शोषण किसने कर लिया? ये ना ये ओबीसी का कार्ड खेलना बंद करिए आप लोगों को। आपको तो एक्चुअली में ओबीसी में यूपी में होना ही नहीं चाहिए। निकाली है दिल्ली पुलिस में और 8 नोएडा के आसपास के इतने सारे यादवों के गांव में बताइए कौन शोषण कर लेगा यादवों का? लोग बात करते सामाजिक न्याय की। अरे साहब करके दिखाइए। सिर्फ कहने भर से सामाजिक न्याय नहीं होता है, करके दिखाइए, पारदर्शिता लाइए। सुनेंगे भी थोड़ा नहीं, मैं तो उतनी देर से सुन ही रहा था। मैं तो उतनी देर से ये बताइए ना, आपका शोषण किसने कर लिया? ये ना विक्टिम कार्ड खेलना बंद करिए। किसी यादव का यूपी बिहार में शोषण नहीं होता है। आप जब यूपी बिहार में किसी यादव का शोषण नहीं होता है अरुणेश जी। क्यों यादव का शोषण क्यों नहीं हो रहा? पिछले 6 साल में, पिछले 6 साल में उत्तर प्रदेश अभी तो आप बोले कि शोषण जाति देख तो आप इवन मैं तो ये बोलता हूँ कि यादवों को तो यूपी संख्या में ओबीसी से बाहर निकाल देना चाहिए यूपी से। आप इतने बड़े बिजनेसमैन, इतने बड़े लैंडलॉर्ड में सैकड़ों उदाहरण है यादवों का जाति देख के शोषण हो रहा है। और आप तो क्या बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हैं? विक्टिम कार्ड खेलना बंद करिए। आपको तो सर आपने यादवों ने इतने दिन सरकार चलाई है यूपी में, कौन शोषण कर लेगा? अधिकारी तक शोषण करने में डरते हैं। बीजेपी सरकार ने आप क्या बात कर रहे हैं? विक्टिम कार्ड खेल रही है। विक्टिम कार्ड खेलना सही नहीं है। देखिए ठीक है, बात ओबीसी की करें आप, अच्छी बात है, लेकिन विक्टिम कार्ड खेलना सही बात नहीं है साहब। हम हकीकत बयां कर रहे हैं, हकीकत नहीं, आप विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, कार्ड नहीं खेल रहे आप लोग। शोषण करने वाले जो लोग, और ये गलत बात है। हम उनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। और तालान साहब मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आप एक तरफा बात कर रहे हैं। नहीं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि अगर जो अरुणेश जी ने आरक्षण का फायदा ले लिया है तो अरुणेश जी के फैमिली को आरक्षण का फायदा दोबारा से नहीं मिलना चाहिए। राहुल तालान ने आरक्षण का फायदा ले लिया है तो राहुल तालान की फैमिली में किसी को आरक्षण का फायदा नहीं मिलना चाहिए और लोगों को लिए आरक्षण जाएगा ताकि और बेनिफिट मिले उसका। आपने कभी उनका दर्द सुना? किसानों का 13 महीने जो यहाँ दिल्ली के बॉर्डर में किसान रुकिए। हाँ भाई देखिए गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं, ऐसे तो गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। कभी आपने नहीं, मैं क्यों चेंज कर रहा हूँ? परेशान किया अभी एक्सप्रेसवे पर इन्होंने एक्सप्रेसवे पर अपनी गाड़ी चढ़ा दी है। अभी धीरे धीरे चाइना की। अच्छा एक सेकंड रुकिए, दोनों लोग रुकिए। जवाब करेंगे जाति 10 सेकंड में अशोक जी, एक सेकंड आवाज बंद कर दिए। बहुत समय दे दिया आपको अरुण जी। अशोक तिवारी जी 10 सेकंड में अपना जवाब दीजिए। आपने इतना शोषण क्यों कर लिया भाई? आपकी पार्टी में वो हैं, वो बता रहे हैं कि बताइए मेरा ओबीसी का शोषण किया गया। आप तो ब्राह्मण हैं, आप तो सवर्ण हैं, आप लोगों ने पार्टी में रह करके अरुण जैसे यादव जी जैसे लोगों का अपने नेताओं का ही शोषण किया। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है अभी। तिवारी जी वो तो यही कह रहे हैं ना कि ओबीसी का पिछड़ों का शोषण किया जाएगा, तो सवर्णों ने किया होगा, तो उसमें तो आप भी आ रहे हैं। योगेश जी चालाकी मत कीजिए। योगेश जी डिबेट में चालाकी मत कीजिए। बीजेपी के साथी से सवाल कीजिए। नहीं वहां जा रहे हैं, अशोक तिवारी तिवारी कहेंगे हमको समय नहीं दिया गया। समाजवादी पार्टी में रह के आप किस तरीके की चालाकी कर रहे हैं? शोषण हो जाए ये बात गलत। चलिए ठीक है। अगर आपको ये सवाल नागवार गुजरता है, एक सेकंड सबकी आवाज बंद कर दीजिए। आप सीधे मनोज जी के पास जाएंगे। मनोज जी आपने शोषण क्यों किया? चलिए ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए, आप रुक जाइए। अरुण जी वही सवाल मैं पूछ रहा हूँ मनोज जी से। मनोज जी बताइए आपने शोषण क्यों किया? ये आरोप आप पर, वो कह रहे हैं अशोक तिवारी पर नहीं लगा रहे हैं, आप पे लगा रहे हैं।
नहीं, अशोक तिवारी पे कैसे लगाएंगे भाई? हाँ। अशोक तिवारी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की 4-4 बार सरकार रही है, तो ये कैसे कह सकते हैं डॉक्टर अरुणेश कि देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि आप ये देखिए कि काबिलियत होनी चाहिए। हम आरक्षण की बात करें, क्यों काबिलियत है आप में तो हर जगह आपकी पूछ होने वाली है, कोई कहीं आप रख नहीं पाएंगे, पर काबिलियत क्यों नहीं लेके आते? और जहां रही डॉक्टर अरुणेश की बात, डॉक्टर अरुणेश आप इतने ज्ञानी पुरुष हैं और मैं 50 बार आपके साथ डिबेट कर चुका हूं और आप जानते हैं इस बात की बात हो रही है तो 10% ईडब्ल्यूएस क्यों लेके आए आप? उसको भी छोड़ दीजिए, क्योंकि 3-5 राज्यों में मध्य प्रदेश और राजस्थान में आपको जनता ने हराया, तो आप वोट बैंक साधने के लिए ईडब्ल्यूएस लेके आ गए। नहीं, आप देखिए कि कोई बीजेपी के साथ नहीं, डॉक्टर अरुणेश मैं बताऊं आपको, ये सब चीजें है ना, आप देखिए, आप बड़े विद्वान आदमी हैं, बड़े ज्ञानी पुरुष हैं और ऐसा नहीं है, पर आपके मुंह से बातें अच्छी नहीं लगती। आरक्षण मिलना चाहिए, आरक्षण उसको जहां पे उसकी आवश्यकता है। मेरे मुंह से आप ये देखिए, क्या आरक्षण डिंपल यादव को मिलेगा? उसका लाभ डिंपल यादव को मिलेगा? क्या मीसा भारती, सुनिए, क्या मीसा भारती को आप राज्यसभा भेजेंगे? क्या और कोई नहीं है? हमारा मानना यह है, भारतीय जनता पार्टी का मानना यह है कि जिसको आवश्यकता है उसको मिलना चाहिए। ऐसी थे तो कंगना रनावत जी को बुला लिया आपने संसद के उद्घाटन के लिए, लेकिन प्रधानमंत्री महामहिम राष्ट्रपति जी को क्यों नहीं बुलाया? अब बताइए, अब आपकी सोच समझ में आती है ना। आपने सलाह पहले दी नहीं, अगर आपने सलाह पहले देते, चलिए ठीक है, विचार किया मोटा मोटा जो बात निकल करके आ रही, ठीक है, सब तो रोकेंगे, समय इजाजत नहीं दे रहा है, क्योंकि जो बात अब यहाँ पर निकल करके आ रही कि जातिगत जनगणना है, इसीलिए जरूरी है, क्योंकि आरक्षण यानी जो अपना हक की बात कही जा रही है, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, मेन लड़ाई यहां पर। अशोक जी माफ कीजिएगा, क्योंकि समय इजाजत नहीं दे रहा, चर्चा को भी विराम देना पड़ेगा। और आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। तो लगातार जिस तरीके से ओबीसी आरक्षण को लेकर के और जातिगत जनगणना को लेकर के विपक्षी गठबंधन एकजुट नजर आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी को घेरने की पूरी रणनीति बनाता नजर आ रहा है। साफ तौर पर 2024 का लोकसभा चुनाव, अभी आपने सुना कि कांग्रेस के प्रवक्ता किस तरह कह रहे हैं, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि सबसे बड़ा जो उनका हथियार होगा वो जातिगत जनगणना होगा और ओबीसी आरक्षण को लेकर के वो मेन मुद्दा बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ जो है इसी के सहारे रोकने का